नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं देवबंद रुड़की रेल परियोजना 2010 के बारे में। जी हाँ, यह एक ऐसी रेल परियोजना है जो पिछले 10 सालों से यानी कि अधर में लटकी हुई है और इस रेल परियोजना के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और मौके पर चलकर जानकारी लेंगे कि कितनी भूमि के ऊपर रेलवे के द्वारा कब्जा किया हुआ है और कितनी भूमि के ऊपर कब्जा नहीं किया है, क्या मामला है, विस्तार से जानकारी करेंगे। साथियों, आपको जानकारी दूं कि अधिनियम के आधार पर जिस प्रकार से किसानों की भूमि को रेलवे द्वारा उस भूमि को अधिग्रहण किया गया है, उसके मामले को लेकर कुछ किसानों में और रेल विभाग के अंदर कुछ मतभेद हैं। उन मतभेदों को विस्तार से हम जानेंगे कि क्या मामला है, क्या किसान सही बोलता है या फिर रेल विभाग सही बोलता है। आपको जानकारी दूं कि ये रेल विभाग के द्वारा सहारनपुर को होती हुए पहले रेल दिल्ली की ओर जाया करती थी। यानी कि अगर आदमी रेलवे स्टेशन रुड़की से ट्रेन पकड़ता है दिल्ली के लिए तो पहले क्या था कि उसे सहारनपुर जाना पड़ेगा और सहारनपुर से एक रेलवे क्रॉसिंग सीधा दिल्ली जाता है। उसके बीच से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे कि दिल्ली जाने के लिए सहारनपुर को ना जाना पड़े। इसलिए सरकार के द्वारा एक नई रेल परियोजना यानी कि देवबंद रुड़की नई रेल परियोजना 2010, जिसका मामला जो है सामने आया वर्ष 2009 के अंदर, लेकिन इस परियोजना पर काम अभी तक कहीं कहीं पर चल रहा है और कहीं कहीं पर नहीं चल रहा है। तो विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 और भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में क्या अंतर किया गया और भूमि अर्जन अधिनियम क्या है। तो चलिए विस्तार से वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब कराइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथी, सबसे बड़ा सवाल है कि भूमि अधिग्रहण क्या है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि भूमि अधिग्रहण क्या है, इसका भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें इस बात का किसान को नहीं पता चलेगा कि भूमि अधिग्रहण क्या है। भूमि अधिग्रहण से आज से भूमि खरीद की है और उस प्रक्रिया से है जिसका तहत केंद्र या राज्य सरकार जो सार्वजनिक हित में प्रेरित होकर क्षेत्र की बुनियादी विकास, औद्योगिक अन्य गतिविधियों के लिए जो नियम अनुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है। और साथियों, इसके साथ ही प्रक्रिया को प्रभावित लोगों को उनके विभाग मूल्य और उसके जो भूमि है उसके मूल्य और साथ ही उसके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि भूमि अधिग्रहण की कानूनी जो प्रावधान है क्या है। यानी कि भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून और अवधारणा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और साथियों, भूमि अधिग्रहण 1894 यानी कि प्रदत्त शक्तियों और उसके प्रयोग का ब्रिटिश सरकार आसानी से भूमालिकों को बिना उसकी सहमति के यानी कि उसकी बिना सहमति के उनसे भूमि ले सकती थी। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की तरह ही लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू होने से पहले भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का अनुसरण किया गया। यानी कि जब तक हमारा कानून भारत आज़ाद होने के बाद वर्ष 2013 में एक कानून बना
जो भूमि अर्जन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका मैं पूरा नाम भी आप लोगों को बताऊंगा। जब तक वह कानून नहीं बना था तो तब से पहले ब्रिटिश कानून भूमि अर्जन अधिनियम 1894 से ही काम चलता था। भूमि अधिग्रहण यानी कि भूमि का जो अधिग्रहण अधिनियम 1894 से व्यक्त जो विज्ञतों के दूर करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को यानी कि अधिक पारदर्शी बनाने के लिए और विभिन्न समितियों के सुझाव के आधार पर भूमि अधिग्रहण 2013 का मसौदा तैयार किया गया। यानी कि उस अधिग्रहण अधिनियम यानी कि जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 था उसको यानी कि उसके अंदर फिर बदल किया गया 2013 के अंदर। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है ये भी आप सुन लें। इस अधिनियम को भूमि अधिग्रहण पुनरुद्धार यानी कि पुनर्वासन और उचित प्रतिकार तथा पारदर्शी का अधिकार अधिनियम 2013 के नाम से यह जाना जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के क्या लाभ थे? यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और भूमि अधिनियम अधिग्रहण 2013 के अंदर क्या लाभ रखे गए और उससे पहले जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था 1894 उसके अंदर क्या खामियां थी, यह हम जाने। साथियों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के लाभ क्या थे कि इस अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए निजी क्षेत्र परियोजना और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप परियोजना हेतु कम से कम 70 से 80% भूमालिकों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। और जबकि 1894 के अधिनियम में ऐसा नहीं है। अगर सरकार या राज्य सरकार किसी की भूमि को अधिग्रहण करती है तो उस किसान और उस भूमि के मालिक की सहमति 70 से 80% लेनी बेहद जरूरी है, जो अधिनियम 2013 के अंदर है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भू अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य को स्पष्ट व्याख्या की गई है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। यानी कि इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पारदर्शी बनाया गया है और उसी के साथ इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो अधिग्रहण होगा उसमें बाजार मूल्य का 4 गुना और जो शहरी क्षेत्र का मूल्य बाजार 2 गुना की कीमत अदा करने की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि कोई क्षेत्र अगर ग्रामीण के अंदर आता है और उस भूमि का अधिग्रहण होता है तो उस भूमि के मालिक को सरकार को 4 गुना देना पड़ेगा। और अगर कोई शहर या क्षेत्र ऐसी शहरी जगह पर उस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो वहां पर 2 गुना मुआवजा। पहले 1894 अधिनियम भूमि अर्जन अधिनियम के अंदर ये बातें नहीं थी। अधिनियम के अनुसार यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि प्रदान नहीं की जाती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द समझा जाएगा। धारा 25 के अंदर यह प्रावधान 2013 के अंदर है। यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंदर अगर 1 वर्ष के अंदर जो लाभार्थी जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उन्हें 1 साल के अंदर उनकी मुआवजे की राशि को जो है उन्हें नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम को रद्द समझा जाएगा। यानी कि धारा 25 के अंदर 2000 के यह भी लिखा हुआ है। आगे चलकर मैं इसे स्पष्ट करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है और इस के अंदर फेरबदल भी हुआ है। इसके साथ ही अधिनियम की कृषि महत्व को देखते हुए बहु फसलीय यानी कि मल्टी क्रॉप भूमि को अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं किया गया है और अधिनियम की धारा 10 के अंदर यानी कि 10 के अनुसार बहुफसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल
विशेष परिस्थितियों में या एक सीमा तक ही किया जा सकता है। यानी कि जो फसल देती हुई भूमि है, ऐसी भूमि को इस 2013 अर्जन अधिनियम के अंदर नहीं लिया जाएगा। अगर खास परिस्थितियां हैं तो उसी के ही आधार पर ऐसी भूमियों का अधिग्रहण होगा जो भूमि बहुफसलीय हैं, जिनके ऊपर काश्तकारी होती है। यह थे इस अधिनियम के लाभ। और साथियों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में जो भूमि अधिग्रहण से लेकर मुआवजे तक की प्रक्रिया में स्पष्ट अभाव व अधिनियम वर्षों से भूमालिकों और सरकार के बीच जो तनाव का कारण बना रहा है, वह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के माध्यम में जहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी लाने को असफलता यानी कि जो सफलता प्राप्त हुई थी। और साथियों, इसी के बारे में मैं बात करता हूं कि यहाँ पर एक प्रावधान था कि 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी को मुआवजे की धनराशि पहुंच गई तो उन लोगों को का वैध समझा जाएगा अधिग्रहण। अगर उन लाभार्थियों को नहीं पहुंची है यानी कि लाभ, तो वह अवैध माना जाएगा। अब बात करते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के इस मुआवजे के संदर्भ में यानी कि वर्ष 2018 में अपने एक पूर्व निर्णय और पुनर्स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का राज्य कोष यानी कि ट्रेजरी में जमा होने के बाद भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना जाएगा। यानी कि वहाँ नियम 2013 भूमि अर्जन ये कहता है कि लाभार्थी को अगर 1 साल के अंदर अंदर उस मुआवजे को नहीं दिया जाता है तो वह अधिग्रहण अवैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वर्ष 2018 के अंदर अगर किसी भी तरीके से उनका जो पैसा है वह ट्रेजरी के अंदर तक भी पहुंच जाता है तो उस भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना। 6 मार्च 2020 के अपने फैसले के माध्यम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ के भूमि अधिग्रहण यानी अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण की वैधता से संबंधित समय सीमा के संदर्भ में अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24/2 यानी कि व्याख्या को स्पष्ट किया गया है। यानी कि 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया भूमि अधिग्रहण 2013 ब्रिटिश काल के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को यानी कि हस्तांतरित करता है, यानी कि उसे बदलाव उसके अंदर करता है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24/2 के अंदर के ही अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 5 वर्ष या इससे पूर्व की भूमि अधिग्रहण मामलों में यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत 5 वर्ष के अंदर भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो और मुआवजे का जो मुआवजा है उसकी राशि भूमालिक को प्रदान नहीं की गई तो उस परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण को अवैध माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की अलग अलग पीठ द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मामलों के मुआवजे के जारी होने के मुआवजे की परिस्थिति के संदर्भ में यानी कि अधिनियम की धारा 24/2 की व्याख्या में मतभेद पाए गए थे। यानी कि वर्ष 2013 के अधिनियम में यह भी कहा गया था कि अगर 5 वर्ष के अंदर अंदर उसके ऊपर प्रोजेक्ट का काम नहीं चलता है या फिर लोगों को उसके मुआवजे जैसे मैंने बताया था 1 साल के अंदर उन लाभार्थियों को मुआवजा नहीं पहुंचता है तो अवैध माना जाएगा वह अधिग्रहण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर बदलाव हुआ है और उसके ऊपर यह कहा गया है कि साल भर के अंदर अगर
लाभार्थियों की ट्रेजरी, यानी कि जहां ट्रेजरी के अंदर भी अगर पैसा लाभार्थियों का पहुंच गया तो वह अधिग्रहण अवैध नहीं माना जाएगा। जी हाँ, हालिया में 5 यानी कि जो हाल ही में मामले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 संबंधित मामलों के अधिग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के अंदर सरकार ने निजी संस्था या द्वारा जो मुआवजे की राशि को सरकारी राजकोष में जमा कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना जाएगा। जी हाँ, यहीं पर वह मामला समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि देवबंद रुड़की रेलवे लाइन परियोजना 2010, यानी कि 10 सालों के अंदर किसान के और रेल के अधिकारियों के बीच ऐसी क्या बातें हुई कि जो 10 साल के अंदर अंदर भी रेल अपनी भूमि यानी 2 गांव के ऊपर पनियाला और रहीमपुर के ऊपर अभी तक भी कब्जा नहीं ले पाई है। लेकिन कागजों के अनुसार रेलवे विभाग के द्वारा कब्जा ले लिया गया है और वर्ष 2017 के अंदर उस भूमि का अमल दरामद भी उनकी खतौनियों पर कर दिया गया था। तो चलिए वहीं पर चलकर जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि मैं कई बार जाता हूं मीटिंग के अंदर भी तो पता चलता है कि रेलवे अधिकारी कुछ बताते हैं और किसान कुछ बताता है, सही स्पष्ट बात का पता नहीं चलता है। अधिकारी भी इस मामले को लेकर बहुत ही अचंभित रहते हैं कि वर्ष 2009 में जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और आज 2021 के अंदर ऐसी क्या बातें रही जो उस जो गांव है और उसकी जो भूमि किसानों को अभी तक रेल विभाग जो है उन लोगों को खुश नहीं कर पाई और वह लोग उन्हें कब्जा देने पर आमादा नहीं हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, फील्ड पर ही चलकर जानकारी करते हैं।